गुड इवनिंग, जय हिंद। मैं मेजर पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवंबर स्टार्ट हो चुका है और दिसंबर में आपका मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम होगा और जनवरी में 18 जनवरी को सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होगा क्लास 6th एंड क्लास 9th के लिए। तो जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और जिन्होंने मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के फॉर्म्स फिल किए हुए हैं, समय काफ़ी कम रह गया है। तो जितना सिलेबस आपने कवर किया है और जितना सिलेबस आपका पेंडिंग रहता है, उसको जल्द से जल्द कवर कीजिए और उसकी रिवीजन स्टार्ट कीजिए। क्योंकि इससे टाइम जो एक समय की जो बात है, क्योंकि जो एग्ज़ाम का टाइम होता है और जो क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करनी पड़ेगी, जितना सिलेबस आपका रहता है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके आएँगे, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे तरीके से हो चुके हैं या आपको लगता है कि इन टॉपिक्स में आप कॉन्फिडेंट हैं, उन टॉपिक्स की बार-बार रिवीजन कीजिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में कम से कम समय में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसीलिए जिस क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट हैं, उनको सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए और जिसमें हल्का-सा भी डाउट लगता है, उन क्वेश्चंस को आप बाद के लिए छोड़ दें। तो आज का टॉपिक शुरू करेंगे जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है स्टेट्स की, जिसमें हम हर राज्य के बारे में बेसिक जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। वहाँ की कैपिटल, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, वहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर्स, वहाँ के इम्पोर्टेंट प्लेसेस और उसके बाद इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स, फेस्टिवल्स एंड आर्ट फॉर्म्स। तो आज जो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा स्टेट का। बेसिकली आप सभी इस इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ होंगे, लेकिन क्वेश्चंस एंड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन की हुई है ताकि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हरियाणा स्टेट के बारे में। सबसे पहले बेसिक ज्योग्राफी एंड लोकेशन देख लेते हैं, यानी कि भूगोल और स्थान। तो इसकी जो राजधानी है वो है चंडीगढ़ और इसके बाद जो हरियाणा राज्य है उसकी सीमाएँ किस-किस दूसरे राज्य से लगती है, तो वो एक बार देख लेते हैं। उत्तर में यानी नॉर्थ में पंजाब, उसके बाद उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश और पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान और दक्षिण में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यानी कि जो आपकी कैपिटल है इंडिया की, उसके साथ हरियाणा स्टेट की बाउंड्रीज मैच करती हैं, टच करती हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं श्री नायब सिंह सैनी और जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो हैं श्री असीम कुमार घोष। तो जनरली ये बेसिक जानकारी आपको अपने राज्य के बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद आती हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन-कौन सी हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यमुना रिवर और घग्गर रिवर, यानी यमुना नदी राज्य में मुख्य रूप से यमुना नदी बहती है और उसके बाद घग्गर नदी जो आपके हरियाणा में जनरली सिंचाई और एग्रीकल्चर इरिगेशन के रूप में यूज़ की जाती है। ये हरियाणा का मैप है, आप देखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें, हरियाणा में जो एरिया के हिसाब से यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका सिरसा और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट वो है आपका पंचकुला। ठीक है, ये बेसिक जानकारी आपको वैसे याद रखनी है। इसके बाद आगे फेमस प्लेसेस। ऑल्दो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें एक्टिविटीज़ होती रही हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक अलग मुकाम है, अलग पहचान है। लेकिन उसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो कुरुक्षेत्र अगर देखें तो इट इज़ द साइट ऑफ द बैटल ऑफ महाभारत, यानी कि जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था कौरव और पांडवों के बीच में, जो 18 दिन तक चला था, वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। और यहीं पे आगे हम देखेंगे ज्योतिसर, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी द वॉर वॉज फॉट बिटवीन द कौरव एंड पांडवास, यानी कि कौरव और पांडवों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद है जो की अट्रैक्शन है कुरुक्षेत्र के ही मुख्य आकर्षण क्या क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था। एक तो सबसे पहले ब्रह्म सरोवर, एक पवित्र जल कुंड जहाँ भक्त और श्रद्धालु पवित्र स्नान करने आते हैं। उसके बाद ज्योतिसर, यह स्थान जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। सन्निहित सरोवर, ये भी एक और महत्वपूर्ण पवित्र झील है जहाँ पे श्रद्धालु और भक्त स्नान करने आते हैं।
उसके बाद पेनोरमा एंड विज्ञान केंद्र यानी कि साइंस म्यूजियम, यहाँ युद्ध और इतिहास का विस्तृत दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे यानी कि महाभारत के समय का, उसके बाद का आपका म्यूजियम है, या फिर आपका जो इतिहास है उसके बारे में चीज़ें बताई जाती हैं। तो जनरली ये आपके कुरुक्षेत्र के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट अट्रैक्शंस हैं। अगर आप कुरुक्षेत्र विजिट करते हैं तो आपको ये चीज़ देख के जरूर आनी चाहिए। इसके बाद सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, जो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है इसकी लोकेशन है गुड़गांव के पास। और यहाँ पे जनरली क्या होता है, अभ्यारण्य जो है गुड़गांव के पास स्थित है। यह अभ्यारण्य कई तरह के प्रवासी पक्षियों यानी कि जो इमिग्रेंट होते हैं, जो बाहर से पक्षी आते हैं, उनका घर है। खास तौर पर सर्दियों के मौसम में, जिसमें उत्तरी शावलर, बत्तख और बगुले जैसी प्रजातियां शामिल है। जनरली क्या होता है, जो नॉर्दर्न पार्ट है और आपका कॉन्टिनेंट में अगर बात करें यूरोप की साइड से, आपका रशिया की तरफ से, क्या होता है उस समय पे, इस समय पे जब सर्दियां, इंडिया में सर्दियां होती हैं तो वहाँ पे और ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो उसकी वजह से वे जो बर्ड्स होते हैं, जो उनकी स्पीसीज होती है, प्रजातियाँ होती हैं, वो थोड़े से ऐसे स्थान पे आ जाती हैं जहाँ पे कम ठंड है। तो वो ऐसी लोकेशन पे आके कुछ महीने यहीं पे व्यतीत करती हैं। तो सुल्तानपुर जो आपकी बर्ड सेंचुरी है, ये इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है और इसकी लोकेशन है गुड़गांव के पास। इसके बाद है पिंजौर गार्डन, जिसको यादविंद्र गार्डन भी बोला जाता है, और इसकी लोकेशन आपकी चंडीगढ़ के पास पिंजौर में लोकेटेड है। ये मुगल शैली में बना एक ऐतिहासिक उद्यान परिसर है जो चंडीगढ़ के पास पिंजौर में है। उसके बाद यहाँ पे फव्वारे, जलमार्ग और हरी भरी हरियाली से सुसज्जित सुंदर उद्यान भी आपको देखने को मिलेंगे। और इस उद्यान में एक ऐतिहासिक महल और एक चिड़ियाघर भी देखने को मिलेगा, यानी कि आपको एक पैलेस और एक जू देखने को मिलेगा। तो पिंजौर गार्डन आपका चंडीगढ़ के पास लोकेटेड है। इसके बाद बड़खल लेक, ये आपकी फरीदाबाद के स्थित एक खूबसूरत और ऐतिहासिक झील है। अगर आप देखेंगे, सूरजकुंड का मेला इसके आसपास ही लगता है, जो जनरली 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में, जो हरियाणा का फरीदाबाद के पास सूरजकुंड एक जगह है, वहाँ पे सूरजकुंड का मेला भी लगता है। यह कभी एक प्राकृतिक झील होती थी, लेकिन अब यह पिकनिक, बोटिंग और फोटोग्राफी के लिए एक लोकप्रिय स्थान है जो शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। तो जनरली हमने जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, कुरुक्षेत्र पढ़ा। कुरुक्षेत्र में हमने ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, सन्निहित सरोवर और पेनोरमा के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बड़खल झील और सुल्तानपुर जो बर्ड सेंचुरी है उसके बारे में जानकारी देखी। इसके बाद जो और अन्य स्थान हैं जो हरियाणा में इम्पोर्टेंट हैं, उसमें आपका कालेसर वन्यजीव अभयारण्य आ गया, जो आपके हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पे लोकेटेड है। ये आपका कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये यमुनानगर जिले में स्थित है। उसके बाद मोरनी हिल्स आ गए। मोरनी हिल्स पंचकुला जिले में स्थित मोरनी हिल्स हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। उसके बाद माता मनसा देवी मंदिर, ये पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर देवी शक्ति के अवतार के रूप में माना जाता है और उन्हीं को समर्पित है। तो जनरली ये लोकेशंस अगर आप देखेंगे और ये स्थान देखेंगे, ये आपके हरियाणा में भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस के रूप में जानी जाती हैं। जैसे आपकी करनाल में कर्ण झील हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका फरीदाबाद है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। फरीदाबाद के पास आपकी बड़खल झील है। तो ऐसी काफ़ी जगहें हैं जहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बाद फेमस फेस्टिवल्स, प्रसिद्ध त्योहार। जनरली क्या होता है, जैसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं कि किसी भी स्टेट के बारे में, कि वहाँ की इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में, इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स के बारे में, डांस के बारे में। तो जनरली उनका एक आइडिया हमें होना चाहिए, और इसी सीरीज़ में हमने स्टेट्स की हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश की है। हेलो सुशील जी, आपका मैसेज आया हुआ है, थैंक यू जुड़ने के लिए। और जो भी जानकारी आपको चाहिए है वो आप हमारे नंबर पे जो नीचे दिया गया है उस पे भी, या जो 702 वाला नंबर है उस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लोहड़ी 13 जनवरी को मनाया जाता है। लोहड़ी जैसे जनरली नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल इस तरफ काफ़ी प्रचलित है। तो एक लोकप्रिय त्यौहार है जो सर्दियों के अंत और कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। खासकर रबी की फसलें गेहूं, जौ और गन्ना इसके टाइम पे शुरुआत की जाती है। लोग अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, भंगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं।
पारंपरिक यानी कि जो ट्रेडिशनल गीत होते हैं वो गाए जाते हैं। तिल, गज्जक और रेवड़ी जैसी मिठाइयों के साथ जश्न मनाते हैं। तो लोहड़ी का त्योहार आपका जनवरी में 13 तारीख को मनाया जाता है और किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है वो हमने अभी देखा है। इसके बाद तीज है। अगस्त या सितंबर के महीने में तीज का सेलिब्रेशन किया जाता है और देवी पार्वती की पूजा और भगवान शिव के साथ उनके मिलन को समर्पित एक त्योहार है। यह महिलाओं के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसके बाद यह प्रेम, प्रजनन क्षमता और वैवाहिक आनंद का जश्न मनाता है। तो जनरली हरियाणा में अगर बात करें, देखो होली, दीपावली, ये त्यौहार तो आपके पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। उसके अलावा हर एक स्टेट के अपने कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं, वो वहाँ की सांस्कृतिक के रूप में देखा जाए या उनके जो एक तरह का माहौल है, वातावरण है, जो वहाँ के लोगों का रहन-सहन है, उसके हिसाब से भी त्योहार मनाए जाते हैं। तो हमने सबसे पहले लोहड़ी पढ़ा, उसके बाद तीज है, इसके बाद गीता जयंती। नवंबर-दिसंबर में गीता जयंती वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया था। ज्योतिषर के बारे में हमने पढ़ा कि माना जाता है कि ज्योतिषर नामक जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। लेकिन जब ये दिया गया नवंबर-दिसंबर के महीने में, उस समय को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान भक्त कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होते हैं और वे ब्रह्म सरोवर और ज्योतिषर जैसे पवित्र स्थलों पर जाते हैं और स्नान करते हैं। इसके बाद मंदिरों में भगवत गीता का पाठ किया जाता है और लोग आध्यात्मिक विकास और ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जनरली आप देखेंगे कि उस जो एक परंपरा चली आ रही है, जो इतने हजारों सालों पहले जो एक चीज़ हुई थी, उसको आज भी गीता जयंती के रूप में कुरुक्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद मकर संक्रांति 14 जनवरी, सर्दियों के अंत और फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। लोग रंग-बिरंगे पतंगे उड़ाकर, नदियों में पवित्र डुबकी लगाकर और तिल, गज्जक और रेवड़ी से बनी मिठाइयाँ बाँटकर इसका जश्न मनाते हैं। तो जनरली ये आपके जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, उनके बारे में हमने जानकारी ली। इसके बाद आ गए आपके डांस फॉर्म्स, यानी कि जो नृत्य शैली है, हर एक स्टेट की एक, जिससे हमने पहले भी जो स्टेट्स कवर किए हैं, उसके बारे में भी हमने सेम जानकारी कवर की है। तो सेम हरियाणा में भी जो इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं, नृत्य शैली हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। और इसका नोट्स बनाने का कई बार बच्चों के डाउट्स आते हैं, पेरेंट्स के डाउट आते हैं कि सर इसकी कोई पीडीएफ या इसको हम कैसे रिवाइज़ करें? तो इसका सबसे, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, जो बच्चे ऑनलाइन मोड से जुड़े हुए हैं, उनको हम एक तरीका बताते हैं कि कैसे वो नोट्स बना सकते हैं ताकि उनको रिवीजन करने में परेशानी ना हो। और जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, उनको वो खुद के नोट्स बनाते हैं और हमारे पास हॉस्टल में भी रहने की सुविधा अवेलेबल है, तो बच्चे हमारे पास हॉस्टल में भी रुके हुए हैं, जिसका एड्रेस आपका द G21 स्कूल है, भंवापुर बिंद्रोली के रोड पे आपका ये स्कूल लोकेटेड है। वहाँ पे मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी और वहाँ पे स्पेशलाइज्ड सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल और राइस स्पोर्ट्स स्कूल जैसे स्कूल्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। और ये प्रिपरेशन हमारी अप्रैल से ही स्टार्ट हो गई थी। अगस्त और सितंबर में हमने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया था। उसके अलावा जो बच्चे 10th के बाद 11th-12th में एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं और वो बच्चे भी हमारे पास हॉस्टल में रुक के प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, हमारे 2 बच्चों का देखो काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम एनडीए का, और सीट्स भी बड़ी लिमिटेड होती है। तो हमारे 2 बच्चे जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए थे, उनका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ था और अब उनकी एसएसबी आएगी जनवरी में। तो काफ़ी बच्चे जो हमसे ऐप के और किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा और भरपूर उनको एक नॉलेज मिल रही है और वो जो अपना उनका सपना है, कोई एग्ज़ाम क्लियर करने का या देश सेवा करने का, इस समय जो एक एज होती है जनरली क्या होता है कि 15, 16, 17 साल के, 18 साल के बच्चों को या एक फेज़ ऐसा आता है, एक पहचान बनाने की उनके अंदर रहती है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। और उस पहचान को बनाने के लिए जो बच्चे देश सेवा में जाना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो अपना करियर ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो जो बच्चे डिफेंस फोर्सेज में जाना चाहते हैं, किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो सीडीएस के थ्रू हैं या वो एनडीए के थ्रू हैं या वो एनसीसी के थ्रू हैं या अग्निवीर के थ्रू हैं, तो वो बच्चे हमसे काफ़ी जुड़े हुए हैं और उन्हीं के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स हमारे यहाँ पे चलाए जाते हैं, ताकि बच्चों की स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन हो पाए।
इसके बाद देखते हैं फेमस डांस फॉर्म्स। धमाल, इट इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड, हिंदी में देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। यह आमतौर पर त्योहारों और समारोह के दौरान किया जाता है। खासकर लोहड़ी और बैसाखी के समय धमाल जो नृत्य है, डांस है, वो किया जाता है। यह अक्सर ढोल यानी ड्रम और अन्य वाद्य यंत्र जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके साथ बजाए जाने वाले पारंपरिक संगीत के साथ होता है। जनरली आपने देखा होगा कि ढोल जो बड़े-बड़े ड्रम होते हैं, उनके साथ उनकी ताल पे ये डांस किया जाता है। इसके बाद हो गया गिद्दा। जनरली हमने देखा है कि पंजाब में भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि जो हरियाणा स्टेट बना था, वो पंजाब से निकल के ही बना था 1 नवंबर 1966 को। गिद्दा हरियाणा में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। पंजाब के भंगड़ा जैसा ही है, लेकिन इसे महिला ही करती हैं। हरियाणा में गिद्दा जो है, वो सिर्फ फीमेल्स करती हैं। गिद्दा खुशी का एक जीवंत और आनंददायक भाव है, जिसे अक्सर लोहड़ी, बैसाखी और तीज जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। तो जनरली हमने गिद्दा पढ़ा, उससे पहले हमने धमाल पढ़ा। इसके अलावा जो एक फाग है, जो जनरली होली के दौरान किया जाता है। फाग होली के त्योहार और बसंत के आगमन का जश्न मनाने के लिए किया जाने वाला एक पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। इसमें नृत्यक जो डांसर्स होते हैं, वो गीत गाते हैं और ताली बजाते हुए और लय में कूदते हुए जीवंत कदम उठाते हैं, यानी एक लयबद्ध रिदमिक तरीके से और ताल से ताल मिला के इस डांस को किया जाता है। इसके अलावा जो और अन्य नृत्य रूप हैं, उसमें रागिनी आ गई, चौपाई और तेरह ताली। ये भी आपके एक तरह के हरियाणा में किया जाने वाले नृत्यों का रूप है, नृत्य शैलियाँ हैं। तो हमने धमाल पढ़ा, गिद्दा पढ़ा और उससे बाद हमने फाग पढ़ा, और इनके अलावा ये 3 डांस फॉर्म्स और हैं, रागिनी, चौपाई और तेरह ताली, जिसको हरियाणा में अलग-अलग जगहों पे परफ़ॉर्म किया जाता है। इसके बाद आगे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स यानी पारंपरिक कला रूप, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले देखेंगे फुलकारी। फुलकारी जनरली क्या होती है, हरियाणा और पंजाब की एक पारंपरिक कढ़ाई कला है, जिसमें कपड़े पर जटिल पुष्प पैटर्न यानी इंट्रिकेट, बड़े आप एक तरह से कह सकते हैं डिफिकल्ट पैटर्न्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स या फ्लावर्स के पैटर्न्स बनाने के लिए रंगीन धागे का उपयोग किया जाता है। यह कढ़ाई आमतौर पर शॉल, दुपट्टे और स्कार्फ पर की जाती है, जिसमें कपड़े पर फूल और ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए जाते हैं। सुई का उपयोग किया जाता है और चमकीले जीवंत रंगों के साथ इनका मिक्सचर करके, और ये जो आपकी कढ़ाई है फुलकारी, वो की जाती है। जनरली आपके हरियाणा पंजाब में सिमिलैरिटी मिलेगी, चाहे वो आपके ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में हो, डांस फॉर्म्स के बारे में हो, या कल्चरल जो सिमिलैरिटी है, समानता है, वो आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद चंडीगढ़ कढ़ाई। इस प्रक्रिया में जटिल पैटर्न बनाने के लिए साटन सिलाई, स्टेम सिलाई और चेन सिलाई जैसी विभिन्न सिलाई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यह कला अपने जटिल काम और जीवंत रंगों के लिए जानी जाती है। कपड़ों और घरेलू सामान जैसे तकिए के कवर, बेड स्प्रेड और दीवार पर लटकाने वाली चीज़ों में सुंदरता जोड़ती है। जनरली क्या है, इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन इसलिए है, कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जो चंडीगढ़ कढ़ाई या फुलकारी है, उसका क्या काम है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन-सी आर्ट फॉर्म है। तो इसीलिए जनरली हमने 2 से 3 लाइन हर एक पैटर्न, हर एक टॉपिक के लिए लिखी हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत ना हो। इसके बाद है जूती बनाना। हरियाणा में जूती बनाना एक महत्वपूर्ण शिल्प है, जहाँ कारीगर खूबसूरती से कढ़ाई और हाथ से सिले हुए जूते बनाते हैं। जनरली आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में आपका चाहे राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ पे आपकी जो जूतियाँ होती हैं वो काफ़ी फेमस हैं। इसके बाद सिक्की क्राफ्ट यानी जो घास से क्राफ्ट बनाई जाती हैं, जिसमें आपके सजावटी सामान बनाए जाते हैं, वो भी आपकी काफ़ी फेमस हैं। सिक्की क्राफ्ट हरियाणा में पाई जाने वाली घास बुनाई का एक रूप है, जहाँ कारीगर सिक्की घास से खूबसूरत सजावटी सामान बुनते हैं। इसमें आपका इस्तेमाल टोकरियाँ, बैग और सजावटी सामान जैसे लैंप कवर, ये आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो सिक्की क्राफ्ट आपके हरियाणा में भी प्रचलित है। आपके जनरली जो फॉरेस्ट एरिया वाले स्टेट्स हैं, जहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी आपको सिक्की क्राफ्ट वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बाद मधुबनी पेंटिंग। जनरली मधुबनी पेंटिंग हरियाणा में भी इसका प्रभाव आ गया है, अदरवाइज मधुबनी पेंटिंग आपकी बिहार में ही प्रचलित है।
सबसे ज़्यादा, और जहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई, जहाँ से इसका एक तरह से अगर बात करें, जो स्टार्टिंग है वो बिहार से ही है और वहीं पे ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन इसका प्रभाव हरियाणा तक भी फैला हुआ है, जहाँ कारीगर विस्तृत रंगीन पेंटिंग बनाने के लिए इसी तरह की तकनीक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? जटिल रेखाएं, पुष्प रूपांकन और जीवंत रंग है। जनरली बिहार से होते हुए आपके यूपी या फिर हरियाणा तक आपको इस पेंटिंग का प्रचलन देखने को मिलेगा। इसके बाद है जरदोजी, जिसमें धातु की कढ़ाई, मेटल क्राफ्ट किया जाता है। एक पारंपरिक रूप है जिसमें सोने और चांदी के धागों से सिलाई की जाती है। हालांकि यह दिल्ली और लखनऊ में ज़्यादा प्रचलित है, फेमस है, लेकिन हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में ये प्रचलित है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जरदोजी, जो आपकी धातु की कढ़ाई है जिसमें सोने और चांदी के धागों का काम किया जाता है, वो हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी प्रचलित है। तो जनरली ये आज का जो टॉपिक था इसको हमने कवर किया है, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट लोकेशंस पढ़ी हैं, कैपिटल पढ़ी हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट रिवर्स, इम्पोर्टेंट प्लेसेस के साथ साथ फेस्टिवल्स हैं, उसके बाद डांस फॉर्म्स एंड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स। तो जनरली हर एक स्टेट के बारे में हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं, ताकि हर एक टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो पाए। जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था, हमारा कोर्स ऑलरेडी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। 1 महीना बचा है आपके मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम में, और लगभग 2 महीने का समय बचा है सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में, जो 18 जनवरी को कंडक्ट होगा। मिलिट्री स्कूल की अभी डेट्स आई नहीं है, जैसे ही डेट्स आएँगी आप लोगों को ये मैसेज दे दिया जाएगा कि मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम क्लास 6 और 9th के लिए कब है, और आपके पास मैसेज भी आएगा जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किए हुए हैं। आपको मेल के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू मैसेज आ जाएगा, जिसमें आपका एडमिट कार्ड होगा और जिसमें आपके सेंटर्स की लोकेशन होगी और रिपोर्टिंग टाइम होगा। तो उससे पहले जितना भी आपका सिलेबस है उसको बार-बार रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बड़ा टफ होता है और सीट्स लिमिटेड है। जितने बच्चे आपके एग्ज़ाम देते हैं, लगभग अगर मैं बात करूँ सैनिक स्कूल की, लगभग 3 लाख के आसपास बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और 3 से साढ़े 3 हज़ार के बीच में सीट्स अवेलेबल हैं सिर्फ़। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो मन लगाकर पढ़ाई करते रहें, और जो भी डाउट है, आप अगर आपको लगता है किसी बारे में और जानकारी लेनी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जनरली हमारा जो एक उद्देश्य रहता है मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी और आईसीएस का, जो हमने ये इस साल से कोर्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपका एनडीए और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जो क्लास 6 और क्लास 9th के लिए हैं, एंड 11th 12th एंड 12th पास बच्चों के लिए जो डिफेंस फोर्सेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए हमने एनडी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जो हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड जितने भी दिन बचे हैं, हर एक दिन को आपको बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ करना है और मन लगा के पढ़ाई करते रहना है। तो मैं आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा, और डेली अपना जो रूटीन है आपका, जो आपका एक पढ़ाई का एक आपने रूटीन बनाया है, एक शेड्यूल बनाया हुआ है, उसको अच्छे से फ़ॉलो कीजिए। और किसी भी टॉपिक में आपको लगता है, कोई डाउट है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, अपनी उस परेशानी को दूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।